बोलना है किसी को? ठीक है, तो अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट हुआ था स्ट्रिंग। हाँ, तो स्ट्रिंग जो है वो एक क्लास भी है और साथ में क्या है, ये इट इज़ अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो फिलहाल हमने इतने सारे इसके मेथड देख लिए। कितने, अराउंड 6 मेथड थे इसके, इनको मिला के टू अपर केस टू लोअर केस। ठीक है, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे पास एक क्वेश्चन है, एक सेंटेंस है ना, S1 इक्वल टू डिस्काउंट अप्लाइड फॉर 125 रुपीज़। ठीक है, मैं चेक करना चाहता हूँ मेरे सेंटेंस में RS लिखा हुआ है या नहीं। ठीक है, तो उसके लिए क्या लॉजिक लगा सकते हैं? कंटेंस, क्यों कंटेंस क्या करेगा? ठीक है, तो उसको यूज़ कैसे करेंगे? कहाँ से आएगा? S1 डॉट मतलब हम क्या कर रहे हैं, S1 से उसको कॉल कर रहे हैं ना, तो S1 कंटेंस। यहाँ पे वो दे रहा है कैरेक्टर सीक्वेंस। यहाँ पे आप जो भी लिखोगे, अगर मैंने लिखा सिर्फ आई, है ना, तो इस सेंटेंस में आई अवेलेबल है, तो ये क्या दे देगा मुझे? ट्रू, है ना। ये दे देगा ट्रू। ऐसे ही अगर मैं इसे करता हूँ RS, ठीक है, ये क्या चेक करेगा, RS अवेलेबल है क्या, है ना, इसे भी एग्जीक्यूट कर देते हैं। आ गया ट्रू। ठीक है, तो कंटेस्ट मेथड ऑलरेडी हमारा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। दूसरा था इक्वल्स मेथड। इक्वल मेथड क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए, है ना, तो कंटेन्स इक्वल्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूज़ होते हैं। ठीक है, एक नया मेथड लेते हैं। मैं चेक करना चाहता हूँ ये जो सेंटेंस है ये डिस्काउंट से स्टार्ट हो रहा है या नहीं, है ना, ये चेक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक मेथड है S1 डॉट स्टार्ट्स विथ, है ना, स्टार्ट्स विथ। यहाँ पे अगर मैं देता हूँ DIS, मैं क्या चेक करना चाहता हूँ, जो मेरा सेंटेंस है वो DIS से स्टार्ट हो रहा है या नहीं, है ना, ये चेक करता हूँ। आ गया ट्रू, क्योंकि मेरे सेंटेंस में क्या है, DIS। इसी को अगर चेंज करके मैं ऐसे कर देता हूँ, D हटा के सिर्फ IS कर देता हूँ, तो क्या लगता है आएगा या नहीं आएगा ट्रू? क्यों? उससे स्टार्ट होना चाहिए, करेक्ट। तो DIS, हाँ, तो पहले D तो गायब ही कर दिया हमने, इसलिए वो क्या दे देगा, फॉल्स। ओके, तो ये एक मेथड हुआ। इसी के जैसा दूसरा मेथड आता है एंड्स विथ। मैं चेक करना चाहता हूँ जो मेरा सेंटेंस है वो RS से ख़त्म होता है या नहीं, या फिर 125 RS से ख़त्म होता है कि नहीं। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, या तो एक सिंगल कैरेक्टर भी दे सकते हो ऐसे, है ना, या तो पूरा एक सेंटेंस दे सकते हो, सेंटेंस बोलो वर्ड दे सकते हो, डिस्काउंट, या फिर सिर्फ DIS इतना भी दे सकते हो। ठीक है, एक कैरेक्टर दो, या हाफ कैरेक्टर दो, या फिर पूरा एक वर्ड दे दो। ऐसे अगर करते हो तब भी वो चेक करके बता देगा ट्रू या फॉल्स, है ना। नेक्स्ट, अब जैसे मैं बोलता हूँ एंड्स विथ, जैसे स्टार्ट होता है वैसे ही एंड भी होगा, तो इसको कर देते हैं स्टार्ट की जगह एंड्स। ठीक है, जो हमारा सेंटेंस है वो ख़त्म हो रहा है 125 RS से, या फिर बोल सकते हो RS से, या फिर बोल सकते हो S से, है ना। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ। सबसे पहले यूज़ करते हैं S, देन यूज़ करते हैं RS, पूरा वर्ड यूज़ करते हैं 125 RS, है ना, और ये इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको DIS कर देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं चेक करना चाहता हूँ मेरा सेंटेंस या मेरी स्ट्रिंग
इस कैरेक्टर या फिर इस वर्ड से एंड हो रही है या नहीं, वो चेक करना है। ठीक है, तो पहले के 3 आएंगे ट्रू, लास्ट आएगा फॉल्स, है ना। तो ये भी हम चेक कर सकते हैं। कई बार होता है जब ऑटोमेशन करते हैं तो ये सेंटेंस हमें वेबसाइट पे मिलेगा, हमें चेक करना है कि उसके अंदर जो वर्ड है लास्ट वाला या फिर पहला वाला हमारा पर्टिकुलर यही वर्ड है या नहीं, ये चेक करने के लिए ऐसा टाइम पे स्टार्ट्स विद एंड विद ये कर सकते हैं। ठीक है, एक मेथड है जिससे मैं चेक करता हूँ ये जो सेंटेंस है ये एम्प्टी है या नहीं। स्ट्रिंग एम्प्टी कैसे हो सकती है, कब हो सकती है, कुछ याद है? ये स्ट्रिंग को एम्प्टी कब बोलोगे? स्ट्रिंग जब डेटा टाइप पढ़ रहे थे तभी बताया था मैंने। ग्लोबली की बात नहीं है, वो तो छोड़ दो। अगर मैं से स्ट्रिंग s2 लेता हूँ, इसे क्या बोलते हैं? एम्प्टी स्ट्रिंग। वही क्वेश्चन था मेरा, स्ट्रिंग एम्प्टी कब होती है? जब हम सिर्फ डबल कोट रखते हैं, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं देते, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एम्प्टी स्ट्रिंग। याद है? इसे एम्प्टी स्ट्रिंग बोलते हैं। तो मैं चेक करना चाहता हूँ मेरा जो स्ट्रिंग है s1 और s2 ये एम्प्टी है या नहीं। इसको चेक करने का एक मेथड होता है, s1 डॉट इज एम्प्टी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं चेक करना चाहता हूँ s2 को, उसे भी ऐसे कर सकते हैं, इज एम्प्टी। S1 जो है एम्प्टी नहीं है, तो ये वाला आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। S2 क्या है? एम्प्टी है, तो ये दे देगा ट्रू। आ गया, पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू। ये चेक करने के लिए होता है कि ये जो वैल्यू है हमारे पास वो है या नहीं। अगेन ऑटोमेशन में क्या होगा, हम ये डायनेमिकली वीडियो कहीं ना कहीं से पास करेंगे। जैसे हम वेरिएबल लेते हैं ना, 10 के अंदर आई के अंदर वेरिएबल लिए 10 की वैल्यू, तो हम ऐसे यूज़ करते थे। एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल में पुट कर सकते हैं, हमें पता है ना। तो ऑटोमेशन में क्या होगा, टेस्टिंग के टाइम हम ऐसा कर रहे हैं, यहाँ एक वेरिएबल ले लिए, उस वेरिएबल की वैल्यू s1 के अंदर स्टोर कर रहे हैं। बट हम पहले क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे ये जो वेरिएबल यहाँ पे अवेलेबल है वो एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर यही एम्प्टी रहेगा s1 के अंदर भी वो एम्प्टी कर देगा और आगे वो एम्प्टी एम्प्टी ही चलेगा, तो फेल हो जाएगा। तो हम पहले चेक कर लेंगे ये एम्प्टी है क्या, अगर ये एम्प्टी है तो आगे की चीज़ें चेक ही मत करो, है ना। इसलिए हम ये मेथड यूज़ करते हैं, इज एम्प्टी। ठीक है, कोई क्वेश्चन इस पे कैसे हो रहा है? ये सब तो इजी इजी थे, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्वेश्चन है या चले आगे? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं। ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के बारे में मैंने क्या बताया था जब फर्स्ट डे को हम वो पढ़ रहे थे, वेरिएबल या फिर डेटा टाइप। स्ट्रिंग को और क्या बोल सकते हो? इंग्लिश में तो हम बोलते हैं वर्ड, और कुछ एक बताया था मैंने, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग होती है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, है ना, या फिर बोल सकते हो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, या दूसरा इसी को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन नहीं कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन है, नंबर्स भी है कैरेक्टर्स भी है, स्पेशल कैरेक्टर्स भी होते हैं, तो उस टाइम पे हम इसको बोल सकते हो कॉम्बिनेशन। कलेक्शन भी बोल सकते हो, मल्टीपल, एक से ज़्यादा होंगे तो कलेक्शन। सीक्वेंस इसका मतलब भी वही होता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स। ठीक है, जो सीक्वेंस होती है या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ये मिलके बनाते हैं एक स्ट्रिंग ना, ये हमें ऑलरेडी पता है। लेकिन एक चीज़ का ये ध्यान रखना, जब हम ऐसे वर्ड कोई भी स्ट्रिंग उसे स्टोर करते हैं इसमें क्या बोलते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल्स के अंदर, ये डायरेक्टली ऐसे स्टोर नहीं होता जैसे हम वेरिएबल स्टोर करते थे। इंट आई इक्वल टू 10, इसके बारे में मैंने क्या बताया था अच्छा डिटेल से। ये जो वेरिएबल रहेगा ये जाके एक जगह ले लेगा, कहाँ पे? मेमोरी में। उस मेमोरी में जाके क्या स्टोर होगा? 10 की वैल्यू। ये पढ़ा था हमने वेरिएबल के फॉर्म में। इसके बारे में कल क्या पढ़े, जब भी हम डायरेक्ट वैल्यू असाइन करते हैं तो ये कहाँ जाके स्टोर होता है? स्ट्रिंग पूल के अंदर। जब न्यू ऑब्जेक्ट जब बनता है तो वो कहाँ जाएगा? हमेशा न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब जाके वैल्यू स्टोर होगी। ये दो डिफरेंस हमें पता है। ठीक है, तो अभी इसी की बात कर रहे हैं। जब भी हम कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर कर रहे हैं
तो ये एज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर ही स्टोर होता है, वर्ड स्टोर नहीं करता। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, हमने इससे क्या बोला, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब यहाँ पे मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। जब हम ऐसे स्टोर करेंगे वेरिएबल में, तो ये जाके एज अ वर्ड स्टोर नहीं होगा, एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर स्टोर होगा। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर मतलब समझा ना, मल्टीपल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये जो था सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स दिख रहे हैं इंक्लूडिंग स्पेस, है ना, इंक्लूडिंग स्पेस, क्योंकि स्पेस जो होती है वो भी क्या होती है, कैरेक्टर होता है। ये सारे S1 के अंदर जाके स्टोर होंगे कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। ठीक है, एक ऐसे स्टोर होंगे जाके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, पहले D स्टोर होगा, देन I स्टोर होगा, देन S, ऐसे ही स्पेस भी होगा, और आखिरी तक सारे कैरेक्टर स्टोर होंगे। अभी तक हमें क्या लग रहा था, पूरा का पूरा सेंटेंस जाके एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, लेकिन पूरा पूरा सेंटेंस जाके स्टोर नहीं होता डायरेक्टली। ये क्या है, सेंटेंस है ना, हमें दिख रहा है सेंटेंस, हम इसे बोल सकते हैं इट इज़ अ स्ट्रिंग, लेकिन एक्चुअल में क्या है, इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। मतलब इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और ये स्टोर भी ऐसे ही होंगे मल्टीपल कैरेक्टर्स के फॉर्म में। तो ये वन बाय वन जा जाके स्टोर होंगे किसके अंदर, S1 के अंदर। ठीक है, तो वन बाय वन जाके स्टोर हो रहा है। और दूसरा मैंने बताया था, वेरिएबल कैन होल्ड ओनली वन वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल जो होते हैं हमेशा कितनी वैल्यू स्टोर करते हैं, वन। बट इस कंडीशन में हम क्या बोल रहे हैं इसको, मल्टीपल कैरेक्टर वन बाय वन स्टोर हो रहे जाके। इसका मतलब S1 के अंदर ये सारे कैरेक्टर स्टोर होंगे, एक वैल्यू स्टोर नहीं होगी, ये सारे कैरेक्टर जाके स्टोर होंगे। तो ये समझ में आ रहा है ना, अभी S1 के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर हुई जाके एज अ कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, सिर्फ एक वैल्यू जाके स्टोर हुई थी जो कि थी 10। ऐसा स्टोर नहीं होता, वन जाके स्टोर होगा देन जीरो जाके स्टोर होगा, एक डायरेक्टली 10 की वैल्यू जाके स्टोर हुई थी इस वेरिएबल में। S1 में क्या होगा, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर होते जाएंगे। मतलब यहाँ पे अगर मैं गिनूँ कितने कैरेक्टर है, चलो इसको ही लेते सिर्फ एक वर्ड को, यहाँ कैरेक्टर कितने हैं, 3 3 6 7 8, यहाँ 8 कैरेक्टर्स है, और ये 8 कैरेक्टर जाके स्टोर हो रहे हैं S1 के अंदर। ये सब कैसे स्टोर हो रहे हैं जाके, हम तो अभी तक देखें कि वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर हो रही है ना, तो उसको थोड़ा सा इधर एक्सप्लेन कर दो। सबसे पहले हमारे पास है एक वर्ड, डिस्काउंट। ठीक है, इसके अंदर कैरेक्टर कितने हैं, 8 कैरेक्टर्स, 8 ही है ना, 3 3 6 7 8 कैरेक्टर्स। ये स्टोर कैसे होने जाके, सबसे पहले हमारा वेरिएबल ऐसे ही था, हम बोल रहे थे एक वेरिएबल रहेगा और उस वेरिएबल का नाम क्या रहेगा, फिर आई ऐसे ही बोलते थे। और अभी के लिए हम क्या बोल सकते हो, S1 ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये S1 तो है, बट इसके अंदर जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू ऐसे स्टोर नहीं होगी जाके, ये जाके स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एरे। ठीक है, एरे हमारा अभी होने का है, बट अभी बता बता देता हूँ कि एरे में स्टोर होगी जाके। और एरे क्या है, इट इज़ अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव है, इसका हमें पता है, इट इज़ अ क्लास और उसका ऑब्जेक्ट बनता होगा, इसलिए वो नॉन प्रिमिटिव है। डेटा टाइप है, मतलब इसमें वैल्यू स्टोर होती होगी जाके। ठीक है, और एरे ऐसी चीज़ है जिसके अंदर मल्टीपल डेटा स्टोर कर सकते हैं। अभी तक जितने भी वेरिएबल हमने देखा था उसमें क्या हो रहा था, सिर्फ एक बार में एक ही वेरिएबल वैल्यू स्टोर होती थी। अगर मुझे दूसरी वैल्यू उसमें पुट करना है तो क्या करना पड़ता था, तो पुरानी वाली रिमूव कर दो, नया वाला उसमें डाल दो, मतलब रिप्लेस कर दो, ऐसे ही होता था। बट एरे ऐसी चीज़ है जहाँ पे एक साथ मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट के अंदर 8 कैरेक्टर्स है ना, तो डिस्काउंट के अंदर जब 8 कैरेक्टर्स है तो ये जाके कैसे स्टोर हो रहे हैं, वन बाय वन इस S1 के अंदर जाके स्टोर हो रहे हैं। तो कैसे होंगे वन बाय वन, बता देता हूँ। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये वेरिएबल का मैंने ऐसे दो पार्ट बना दिया। ठीक है, बट ये दो पार्ट नहीं रहेगा, ये रहेगा 8 पार्ट। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ बना देते हैं 3 4 5 6। ठीक है,
तो ये जो बना है ये बन गया एक एरे। एरे का टॉपिक आएगा जब स्ट्रिंग खत्म होगा। एरे के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक साथ मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं लेकिन विथ सेम डेटा टाइप। अगर यहाँ पे मैंने कैरेक्टर बोला है तो सारे ही कैरेक्टर होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने अगर डाल दिया 10 और यहाँ पे फिर पुट कर दिया अल्फ़ाबेट कोई अलग से, ऐसा नहीं होगा। एरे के अंदर अगर वैल्यू स्टोर होगी तो मल्टीपल वैल्यूज स्टोर होगी लेकिन विथ सिमिलर डेटा टाइप। तो अभी यहाँ देखते हैं, डिस्काउंट के अंदर है 8 कैरेक्टर्स। ये सारे ही जाके स्टोर हो रहे हैं किसके अंदर, S1 के अंदर। ठीक है, तो ये कैसे स्टोर होंगे, जाके सबसे पहले स्टोर होगा डी, है ना, फिर स्टोर होगा जाके आई, ठीक है, फिर एस, सी, ओ, एन और टी। ठीक है, तो आप जितना भी सेंटेंस लेते हो, अगर मैंने यहाँ पे लिया है स्पेस के साथ, डिस्काउंट स्पेस अप्लाइड स्पेस, ठीक है, तो स्पेस जो है वो भी जाके स्टोर हो जाएगी इसके बाद में। ठीक, तो जितना बड़ा आप सेंटेंस लेते हो, या फिर जैसे अगर देखोगे यहाँ पे सिंगल डी है, यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स हैं, तो जब भी स्ट्रिंग के अंदर एक वैल्यू स्टोर करने जा रहे हो तो इस फॉर्म में स्टोर होगी, डायरेक्ट वैल्यू साइन नहीं होगी। मतलब डायरेक्ट कैसा, हम अभी तक क्या समझ रहे हैं, एक वेरिएबल ऐसा बनता होगा और इसके अंदर डिस्काउंट जाके स्टोर होता होगा जाके, ऐसे, है ना। या फिर हमने इसको बोला है ना स्ट्रिंग पूल के अंदर जा रहा है, तो स्ट्रिंग पूल के अंदर पूरा का पूरा एक वर्ड जाके स्टोर हो रहा है, ये हमें कल समझ में आया था। बट एक्चुअल में पूरा का पूरा वर्ड स्टोर नहीं होता जाके। ये क्या करता है, पूरे वर्ड को डिवाइड कर देगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। क्योंकि वर्ड क्या है, एक स्ट्रिंग क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन और सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। मतलब इसके अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। अभी सारे कैरेक्टर वन बाय वन ऐसे बॉक्स में जाके स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, जितने कैरेक्टर आप लोगे सारे ही ऐसे एरे के अंदर स्टोर हो जाएंगे जाके। ठीक है, तो इसे हम बोल सकते हैं इट इज़ अ स्ट्रिंग एरे, क्योंकि कैरेक्टर एरे बोल सकते हैं, स्ट्रिंग नहीं, कैरेक्टर एरे। क्योंकि ये एरे जो है इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीपल डेटा स्टोर कर रहे हैं, और सारे डेटा का डेटा टाइप क्या है, कैरेक्टर। सिंगल सिंगल है ना, सिंगल सिंगल। तो जो स्ट्रिंग होती है ये किससे मिलके बनती है, इट इज़ मेड अप ऑफ कैरेक्टर एरे। अगर एक ही कैरेक्टर लिया है तो वो भी एरे में जाके ही स्टोर होगा ऐसे। दो लिया है कैरेक्टर तो वो भी दो ऐसे जाके स्टोर होगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग हमें पता है पूरा वर्ड स्टोर करती है, लेकिन एक्चुअल में ऐसे जाके स्टोर होती है। इस पे कोई क्वेश्चन है अभी? ये वेरिएबल है, वेरिएबल अपना स्ट्रिंग का, ये वाला स्ट्रिंग का वेरिएबल, हाँ वेरिएबल। अरे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पूरा सेंटेंस लिखूंगा तो मेरा एरे कितना बड़ा बन जाएगा। मैंने सिर्फ एग्जाम, हाँ हाँ हाँ, पूरा सेंटेंस लो या एक वर्ड लो, ये इस S1 के अंदर ये पूरा सेंटेंस जा रहा है। ठीक है, ये पूरा सेंटेंस ये एरे के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, मतलब ये बॉक्स और बनेंगे फिर आगे। डिस्काउंट स्पेस अप्लाइड फॉर, जितना सेंटेंस आपका है ये ऐसे एरे बढ़ते जाएगा। मतलब एक एक कैरेक्टर यहाँ पे स्टोर होते जाएंगे, और पूरे कैरेक्टर का एक ही वेरिएबल रहता है S1। क्लियर है अभी? ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है इसमें, कैसे स्टोर होता है पहले ये समझ लो। हाँ या ना बोल दिया करो यार। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग है, लेकिन ये एक्चुअल में जाके कैसे से होगा, कैरेक्टर एरे। ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट, एरे के अंदर हाँ बोलो, पहले बोलते हो नहीं समझ गया, फिर बोलते पूछना, बोलो। हाँ हाँ। हम्म, हम्म। वो कैरेक्टर के उसमें था ना, यहाँ पे हमने क्या क्या दिया है, एक स्ट्रिंग दिया है। ये क्या करता है, स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर निकालेगा और ऐसे स्टोर करते जाएगा, है ना।
यहाँ पे। अब इसके अंदर से जब आप डी को यूज़ करोगे, ठीक है, या अगर मैं, ठीक है, ये टॉपिक अभी आएगा बाद में और समझा दूंगा। यहाँ से अगर जो डी है, अभी डी को सिर्फ प्रिंट करना है तो क्या करोगे? अब ये टॉपिक अपने को पता नहीं है, पहले वो टॉपिक होने दो, उसके बाद इसको समझेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन नहीं है तो चलते फिर आगे, ठीक है। हाँ, तो ये मेरा एक एरे है, कैरेक्टर एरे, है ना। कैरेक्टर एरे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, है ना। मल्टीपल डेटा टाइप होने चाहिए, हाँ सॉरी, मल्टीपल वैल्यूज होना चाहिए विद सिमिलर डेटा टाइप, उसी को हम बोलते हैं कैरेक्टर के अंदर, कैरेक्टर एरे के अंदर। अब जब भी ये वैल्यू स्टोर होती है एरे के अंदर, एरे क्या करता है ना, सब पे एक इंडेक्स लगा देता है। जैसे स्कूलों कॉलेजों में क्या होता है, रोल नंबर्स होते हैं सबके, जो पहले आया तो उसको रोल नंबर 1 2 3 ऐसे ही। यहाँ पे होता है इंडेक्स, ठीक है। एरे के अंदर होते हैं इंडेक्सेस, जो पहले आएगा उसका इंडेक्स हो जाएगा 1, जो सेकंड आएगा उसका रहेगा 1, ठीक है। जो सेकंड स्टोर हुआ वैल्यू वो क्या रहेगा, ठीक है, 1। ऐसे ही ये रहेगा 2। इतना इरिटेटिंग है यार पेंट, हर बार नीचे लेके आ रहा हूँ। 4 5 6 और 7। तो जितने यहाँ पे कैरेक्टर थे, कितने थे मेरे, 8 कैरेक्टर्स, लेकिन उनका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 to 7। इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होगा 0 से, है ना, ये चीज़ याद रखना। इंडेक्स, है ना, इसे हम बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। तो जितने कैरेक्टर स्टोर हुए हैं उससे एक कम इसका कैरेक्टर का इंडेक्स काउंट होता है, क्योंकि ये स्टार्ट होता है 0 से। अगर मेरे पास 10 कैरेक्टर स्टोर है तो मेरा जो इंडेक्स रहेगा वो कहाँ से रहेगा, 0 to 9। 5 कैरेक्टर है मेरे पास तो वो इंडेक्स होगा 0 to 4, है ना। तो ये याद रखना, लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। मेरे 5 कैरेक्टर है तो इंडेक्स मेरा 4 तक क्यों आया, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हुआ। 0 से अगर काउंट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5, ठीक। ये स्टोर होता है फिर इंडेक्स के फॉर्म में। तो कैरेक्टर एरे बोलो या फिर एरे बोलो, सिंपली एरे बहुत सारे टाइप के होते हैं, स्ट्रिंग एरे भी हो सकता है, इंट एरे भी हो सकता है ना, बूलियन एरे भी हो सकता है। तो जिस टाइप का एरे आप बना रहे हो मतलब उस टाइप की वैल्यू इसमें स्टोर है, लेकिन वो मल्टीपल वैल्यूज है, करेक्ट। तो एरे के लिए दो चीज़ें याद रखना, एरे के अंदर मल्टीपल वैल्यूज स्टोर होगी विद सिमिलर डेटा टाइप। दूसरी चीज़, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर होती है वो इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर होती है, ठीक है। स्ट्रिंग के बारे में अगर सोचना है तो स्ट्रिंग के बारे में ये है, ये जब भी हम वर्ड स्टोर कर रहे हैं कैरेक्टर एरे के अंदर स्टोर होते जाके। अब कैरेक्टर एरे के बारे में हमको पता है, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर होगा और इंडेक्स स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है। देन यहाँ पे पूरा डिस्काउंट तो सेव हो गया, ठीक है, नया बनाते हैं। अगर मैं S1 को प्रिंट करूंगा तो क्या होगा, S1 के अंदर जो भी सेंटेंस है या वर्ड है वो प्रिंट हो जाएंगे, ऐसे ही होता है। मैं चाहता हूँ है ना, इसके अंदर का पर्टिकुलर कोई एक वर्ड, एक कैरेक्टर प्रिंट करूँ, ठीक है। कोई पर्टिकुलर एक कैरेक्टर उसके अंदर का प्रिंट मुझे करना है, तो उसके लिए अभी तक मेरे पास कुछ मेथड है नहीं। उसके लिए एक मेथड आता है कैर एट, ठीक है। कैर एट इसको ऐसे पढ़ते हैं, कैरेक्टर एट दिस इंडेक्स वैल्यू। अगर मैंने दे दिया 0 तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, कैरेक्टर एट दिस इंडेक्स वैल्यू। तो 0 मैंने इंडेक्स दिया है तो 0 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू प्रेजेंट है, डी। तो ये क्या करेगा, उस डी को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो एग्जीक्यूट करके बताता हूँ, आया डी, ठीक है। अभी तक हम स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे थे कि पूरा पूरा, बट अब क्या कर रहा है, उसके अंदर से पर्टिकुलर एक कैरेक्टर निकाल के ला रहा है। ये मेथड प्रूव करता है कि जो हमारा स्ट्रिंग है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर हुआ है इसमें एरे के अंदर जाके, समझा। यही एक सबसे बड़ा प्रूफ है, अगर किसी को बताना है ना प्रूफ करके ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर स्टोर हुआ है या नहीं, है ना, और एरे के अंदर जो वैल्यू रहती है वो इंडेक्स के फॉर्म में है या नहीं, सिंपली ये मेथड को एग्जीक्यूट करके बता दो। जो यहाँ पे दोगे, जैसे अगर मैंने दे दिया 8, हाँ, क्या लगता है क्या प्रिंट करेगा, स्पेस, पक्का। कोई टी बोल रहा है, कोई स्पेस बोल रहा है, बताओ। काउंट करो ना,
स्पेस होगा, ठीक है। तो काउंट करते हैं, डी का इंडेक्स क्या है सबसे पहले, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। 8th वाला जो मेरा यहाँ पे इंडेक्स है वो किसका है, स्ट्रिंग सॉरी स्पेस का, है ना। यहाँ पे है वो दिख रहा है, तो वो हाईलाइट हो रहा है मगर माउस लेके जा रहा था, तो ये स्पेस किया। इसी को अगर करते हैं 10, तो 10 इंडेक्स में क्या है, 8 9 एंड 10, पी आएगा, आ गया पी, करेक्ट। इस तरीके से हम कैरेक्टर को निकाल सकते हैं वन बाय वन, ठीक है ना। तो जो मैंने बताया, अगर किसी को प्रूफ करना है या फिर इंटरव्यू में किसी ने बोला कि जो स्ट्रिंग है ये कैरेक्टर एरे में स्टोर होती है, तो कैसे प्रूफ करोगे, उसके लिए ये है प्रूफ करने का। क्योंकि हमें नहीं पता ना ये मेमोरी में कहाँ जाके कैसे स्टोर हुआ है, हम तो दिखा नहीं सकते उसको। तो दिखाना है तो सिंपली कैरेट मेथड यूज़ करो। ये क्या करता है, इंडेक्स वाइज आपको वैल्यू निकाल निकाल के देगा, ठीक है। ये तो हो गया सिंगल सिंगल वैल्यूज। अब मैं चाहता हूँ पूरी की पूरी स्ट्रिंग में से हर एक कैरेक्टर प्रिंट हो वन बाय वन। उसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल एक लॉजिक फॉर लूप लगा दो वन बाय वन, है ना। देखो ये क्या करता है, ये कैरेक्टर बाय कैरेक्टर निकालते जाता है ना। तो हमें क्या करना है, बेसिकली ये जो इंडेक्स है इसी को चेंज करना है ना। मतलब हर बार ये इंडेक्स चेंज हो, एक से बढ़ते जाए, मतलब है ना। पहले वो जीरो इंडेक्स ले, देन वो वन ले, ऐसे करते करते वो जितना भी कैरेक्टर है वहाँ तक जाए, ठीक है। और जब तक ये रन होते रहेगा वन बाय वन वो कैरेक्टर निकालते जाएगा। यही लॉजिक हुआ मेरा, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ फॉर लूप के अंदर, इंट आई इक्वल टू, आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करें, जीरो से, क्योंकि इंडेक्स मेरा कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से। जाएगा कहाँ तक, अटक गए, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो अपने को ये कैरेक्टर काउंट करना पड़ेगा कितने हैं, है ना। ऐसे ही होगा। या फिर इसको अगर डायरेक्टली अगर मैं ऐसे गिन लूँ अभी के लिए, कितने कैरेक्टर है, वन टू, अच्छा इंडेक्स कितना बनेगा, जीरो वन टू थ्री, 25 इंडेक्स बन रहा है इसका, ठीक है। 25, तो ये जो रहेगा जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा 25 तक जाएगा, ठीक है। तो इसको लेस देन रखूँ या फिर इक्वल भी लगाऊँ, इक्वल भी लगाऊँ, क्यों, क्या बोल रहे हैं, मतलब ये इंडेक्स 25 तक जा रहा है ऐसे, है ना। ओके, तो 25 इंडेक्स तक जा रहा है। इंडेक्स मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से, मतलब डी जो है वो जीरो पे है, और जो एस है वो कहाँ पे है, 25 पे। तो मेरा जो लूप है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा और 25 तक जाएगा, यही बोल रहे हैं ना, ठीक है। अब ओके, देन इसके अंदर कैरेट को प्रिंट कर देते हैं, S1 डॉट कैर एट, और यहाँ पे आएगा ये कुछ और, है ना। कि बेसिक यही है, कैरेट क्या करता है, वन बाय वन इंडेक्स वैल्यू निकालता है ना। तो जो इंडेक्स दोगे वही वैल्यू निकाल निकाल के देगा। तो ये लूप चलेगा जीरो से 25 तक, आई की वैल्यू चेंज होते रहेगी जीरो टू 25 तक, और हर बार वो प्रिंट करते रहेगा उसकी वैल्यू, समझ गया। तो ऐसे बनता है। ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि अगर एक सेंटेंस दिया हुआ है या फिर एक वर्ड दिया हुआ है, उसके सारे कैरेक्टर प्रिंट करना है, तो क्या यूज़ करोगे। मेन होता है लॉजिक, प्रोग्राम का लॉजिक समझ में आ गया क्या करना है, सब कर सकते हो। आया, यहाँ से देखो, डिस्काउंट अप्लाइड फॉर 125 रुपीज़, आ गया पूरा सेंटेंस। अब बताओ, हमने तो अपना वर्ड स्टोर किया था S1 के अंदर, अब हम कैरेक्टर पे खेल रहे हैं, तो प्रूफ हो गया ना कैरेट से, कि जो हमारा वर्ड होता है वो वर्ड जाके स्टोर नहीं होता, वो कैसे स्टोर होता है, कैरेक्टर एरे के फॉर्म में। प्रूफ, या अभी भी डाउट है, कुछ क्वेश्चन है तो बताओ अभी। काउंट कर लिया, करेक्ट। अभी बड़ा होता, करेक्ट, बिल्कुल सही, है ना।
तो अगर यहाँ पे अभी छोटा सा सेंटेंस हमने काउंट काउंट कर लिया, ठीक है, क्योंकि हमें लूप कहाँ तक चलाना है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। यही अगर एक बड़ा सेंटेंस होता तो हम काउंट नहीं कर पाते, या काउंट अगर करना ही है तो हमारा टाइम वेस्ट होता। इसको अवॉइड करने के लिए एक मेथड है s1 डॉट लेंथ। ये एक मेथड है। ये क्या करता है, काउंट कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग ये s1 के अंदर है वो काउंट करके बताएगा कितने कैरेक्टर उसके अंदर है, ठीक है। यही कैरेक्टर उठा के मैं यहाँ पे कर सकता हूँ और इसको लेस देन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, कर सकते या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अभी के लिए ऊपर में ही डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको कॉन्केट करते हुए नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक। अब लॉजिक समझ में आया। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन सारे कैरेक्टर का काउंट निकालना है। तो ये काउंट निकालने के लिए होता है लेंथ। ये लेंथ बताएगा यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स हैं, 26 है ना, 26 कैरेक्टर है जिनका इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, 0 to 25, करेक्ट। तो ये देगा मुझे 26। ये लूप चलेगा 0 to 26, यहाँ तक ऐसे आएगा 26। तो यहाँ पे इक्वल नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, लेस देन। अगर मैं इक्वल लगा दूँ तो मुझे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, यहाँ पे -1 करना पड़ेगा। 26 -1 कितना होता है, 25। 25, तो आई लेस देन इक्वल टू 25, मेरा लूप सही चल रहा है ना, 0 to 25। अगर मैं यहाँ से इक्वल हटा देता हूँ तो ये लूप कहाँ तक चलेगा, 0 to 24, 25 तक नहीं जाएगा, करेक्ट। तो ये चीज़ याद रखना, अगर यहाँ पे इक्वल लगाते हो तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी सम डॉट लेंथ, प्लस नहीं माइनस, इक्वल अगर लगा रहे हो तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा -1। S1 डॉट लेंथ ये कितना ला के दे रहा है मुझे, 26। तो 26 -1 कितना हुआ, 25। तो टोटल इसका आंसर कितना है, 25। तो 0 से 25 तक ये लूप चलेगा, जो कि कंडीशन मेरी सही है। ऑलरेडी हमने इससे पहले 25 ही लगाया था, अभी इसको डायनेमिक बना के हम ऐसे कर रहे हैं। यहाँ से अगर इक्वल हटाओगे तो यहाँ से इसको भी हटाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि S1 डॉट लेंथ ये लेगा 26, मेरा लूप चलना चाहिए 25 तक, इसलिए हमने क्या लिया, आई लेस देन 25। क्लियर। तो ये भी कर सकते हो और वो भी कर सकते हो, मैं दोनों ही बना देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे लेते हैं इक्वल टू, अच्छा ऊपर वाले में लेते हैं, हम यहाँ लेते हैं -1, ठीक है। ये आपके ऊपर है कहाँ से कौन सा लॉजिक लगाना, ठीक है। कोई है जिसको ये समझा ही नहीं कैसे आ रहा है, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, 26 है ना। अभी 26 1 by 1 सारे प्रिंट हो गए, ठीक है। तो कभी भी ऐसे कोई वैल्यू दिया जाए तो हार्ड कोडेड वैल्यू नहीं लिखते, इसे हम हार्ड कोडेड बोलते हैं। जो पहले हमने 25 लिखा था ना, वो हार्ड कोडेड है, क्योंकि वो रॉन्ग है। आज यहाँ पे सेंटेंस में इतना है 26 कैरेक्टर, कभी किसी ने गलती से यहाँ पे, या अपन ने कोडिंग कर रहे करते करते गलती से एक स्पेस ऐड कर दिए, तो 25 वाला हमेशा फेल हो जाएगा, चलेगा ही नहीं, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो स्ट्रिंग का कैरेक्टर है एक काउंट बढ़ गया एक स्पेस की वजह से। होता है, गलती होती, कई बार हम लिखते लिखते ऐड कर देते हैं। ये वाला जो मेथड हमने लगाया है लेंथ वाला, लेंथ वाला हमेशा पास करेगा, अभी छोटा सा सेंटेंस रहे या बहुत बड़ा सेंटेंस रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, ये सारे कैरेक्टर को ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन, ठीक है। ये भी इंटरव्यू के क्वेश्चन में आता है कुछ या नहीं, ओके। बस हो जाएगा, जैसा सेंटेंस में लिखा है वैसे आएगा, ठीक है ना।
ओके, ठीक है। तो कितना है, एम्प्टी चेक करना था, लेंथ इसका काउंट निकालना था, और कैरेट, ठीक है, ये दोनों हो गए। यहाँ पे कैरेट भी यूज़ हुआ और लेंथ भी यूज़ हुआ। ओके, नेक्स्ट मेथड। ठीक है, एक मिनट। कहाँ गया? ठीक है, मैं एक चीज़ ये करता हूँ, S1 डॉट कैर एट, कहाँ तक था हमारा इंडेक्स, 25 तक है ना, इसको बैठा देते हैं। तो लास्ट मेरा क्या था, 25 था। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ 26, क्या लगता है क्या आएगा? एरर, एरर थ्रो नहीं कर रहा है प्रोग्राम। जो इक्लिप्स में होता है वो ऑलरेडी कंपाइल्ड होता है। एरर का होता तो यहीं पे एरर देता, देखो ये दे रहा है एरर। क्या बोल रहे हैं? डिफॉल्ट वैल्यू किस हिसाब से बोल रहे हो? अरे पहले एक आंसर होने दो ना कंप्लीट, एक आंसर होने दो कंप्लीट। हाँ शाबाश, क्या बोल रहे हो बोलो। हाँ, तो डिफॉल्ट वैल्यू कैसे बोल दी फिर, जब कुछ है ही नहीं यहाँ पे। मतलब इसका, ये एरे जो है हमारा, यहाँ पे 8th वाले इंडेक्स में कुछ नहीं है, करेक्ट। यहाँ पे एरे ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो स्पेस कैसे देगा, है ना, कैसे देगा वहाँ पे। बेसिकली हम यहाँ क्या करना चाहते हैं, हम ऐसा इंडेक्स बुला रहे हैं, कॉल कर रहे हैं जो कि यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है ना। हम ऐसे इंडेक्स को बुला रहे हैं जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसे टाइम पे ये दे देगा एक्सेप्शन। ठीक है, हमें पता है ना, जेवीएम जब एग्जीक्यूट करता है और एग्जीक्यूशन में फेल हो जाता है, वो कर नहीं पाता एग्जीक्यूट, तो वो क्या देता है, एक्सेप्शन। अब ये गया 26 वाले इंडेक्स पे ढूंढने के लिए, यहाँ पे यहाँ 26 वाले इंडेक्स पे कुछ भी नहीं है, क्या दे देगा, एक्सेप्शन। आया एक्सेप्शन इतना बड़ा। इसका नाम देखो क्या है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ये क्यों दे रहा है, उसके आगे ही लिखा हुआ, इंडेक्स 26 आउट ऑफ बाउंड लेंथ 26, करेक्ट। जो हमारा वो होता है लेंथ, हमारा लेंथ कितना था, 26, है ना। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जो यहाँ पे 26 लिखा है ये इंडेक्स है। ये जो लेंथ लेके आया था ये 26 उसकी लेंथ थी, मतलब कैरेक्टर काउंट। और इंडेक्स जो होता है हमेशा कैरेक्टर काउंट से एक कम होता है। अगर यहाँ पे लेंथ 26 था, मेरा कैरेक्टर काउंट मैक्सिमम कितना जा सकता है, 25 तक, एक कम। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, 25 से एक ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, जो कि यहाँ पे इंडेक्स अवेलेबल ही नहीं। जब वो फाइंड करने जाएगा उसे वो मिलेगा नहीं, वो दे देगा स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। मतलब जब आप जो इंडेक्स फाइंड कर रहे हो वो लिमिट के बाहर है ना, वो लिमिट के बाहर जा रहा है, आप उसे फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी कई बार आता है। ठीक है, गलती हो जाती है, हमें पता नहीं कितना है, हम यहाँ पे डाल दिए कुछ भी वैल्यूज और वो जाएगा, करेक्ट। समझा है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। ठीक है, ये आएगा और सबको पता है क्यों आएगा। नेक्स्ट एक नया स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग s2 इक्वल टू हेलो क्लास। ये स्ट्रिंग और एक नॉर्मल स्ट्रिंग क्या डिफरेंस लग रहा है, जो s1 ऊपर है इसमें और इसमें। चलेगा s3 बना ही देता, बार बार ऊपर नीचे देखना पड़ेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, अच्छा s2 बना दिया ऑलरेडी मैंने, s3 s4। इस वाली स्ट्रिंग में यहाँ पे क्या है, एक स्पेस एक्स्ट्रा है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस है। अगर मैं s3 प्रिंट भी करता हूँ तो विथ स्पेस प्रिंट करेगा, और ऐसे ही अगर मैं s4 करूँगा तो विदाउट स्पेस करेगा, है ना, यही आने वाला है। और इसको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है,
जो हेलो क्लास अभी आया है, तो जो स्पेस के साथ आया, देखो पहले स्पेस है और आखिरी में भी यहाँ पे स्पेस है। अगर मैं इसे हाईलाइट करता हूँ तो दिखेगा, बट यहाँ पे कोई स्पेस है ही नहीं, इसलिए वो हाईलाइट नहीं होगा। करेक्ट, दोनों में डिफरेंस यही है। अगेन, अगर मैं चाहता हूँ ये वाला वर्ड, ठीक है, ये वाला वर्ड ये प्रिंट तो हो लेकिन विदाउट स्पेस प्रिंट हो, जो एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा की स्पेस है वो मुझे काम की नहीं। एडिशनल और एक्स्ट्रा स्पेस उसी को बोलते हैं जो कि पहले सेंटेंस के पहले और सेंटेंस के बाद रहे। सेंटेंस के बीच की स्पेस जो रहती है वो इंपॉर्टेंट है या नहीं? इंपॉर्टेंट है। देखो डिस्काउंट अप्लाइड, इसके बीच में अगर स्पेस नहीं होती तो ये रीडेबिलिटी में प्रॉब्लम आती, हम उसे रीड नहीं कर पाते प्रॉपरली। सेंटेंस के बीच में जो स्पेसेस होती है वो इंपॉर्टेंट होती है, उसे हम रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है हेलो के पहले और क्लास के बाद, ये कोई यूज़फुल है क्या? यूज़फुल नहीं है ना, ये फालतू में लगी हुई है। इन स्पेस को अगर डिलीट करना है, ठीक है, मैंने जो प्रिंट किया था उसमें स्पेस आ रही है, मुझे नहीं चाहिए। जब ये प्रिंट होगा तो मुझे विदाउट स्पेस प्रिंट करना है। उसके लिए एक मेथड होता है s3 डॉट ट्रिम, ठीक है, ट्रिम करना। ट्रिम क्या करता है? ट्रेलिंग और लीडिंग, ठीक है, लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस, ठीक है, इनको रिमूव कर देता है। रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस, तो ये पहले की जो स्पेस है वो और लास्ट की जो स्पेस है वो, इनको ही रिमूव करेगा, सारी स्पेस को रिमूव नहीं करेगा। ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो S3 पहले प्रिंट किया वो विथ स्पेस आया, और जो सेकंड टाइम किया वो विदाउट स्पेस आया। तो जो स्पेस होती है वो दोनों जगह से देखो ट्रिम हो गई, यहाँ पे स्पेस अवेलेबल है, यहाँ पे नहीं। ठीक है, अब बताओ ये चीज़ कब यूज़ कर सकते हो, कहाँ यूज़ कर सकते हो? ठीक है, एक चीज़ और, ये वाला या फिर ये वाला, इन दो का रियल एग्जांपल बता सकते हो अपने प्रोग्राम में कब और कैसे कर सकते हो यूज़? ठीक है, हम्म, 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 तो, हम्म, से हो जाता है। करेक्ट, चेंज होता है। अब कई बार देखे होगे गवर्नमेंट का जो फॉर्म होता है, गवर्नमेंट के फॉर्म में वो बोलता है, जैसे अगर मैं स्मॉल में भी लिखता हूँ कुछ भी, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देगा कैपिटल में। कभी ध्यान दियो, होता है, ये सब इसके वजह से ही होता है। ठीक है, ये मेथड लगा होता है। लेकिन एक चीज़ भूल गए बताना, यूज़र इनपुट देता है जब, उसी को कन्वर्ट कर रहा है ना। यूज़र जब इनपुट देता है उसको क्या कर रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो हमारे स्कैनर वाला वो था, कहाँ स्कैनर, ठीक है, इनपुट। तो जब यूज़र से हम इनपुट ले रहे हैं नेक्स्ट लाइन, है ना, प्लीज़ एंटर योर नेम, करेक्ट। तो जब हम नेम इनपुट ले रहे हैं, नेम कोई भी स्मॉल में भी लिख सकता है, कैपिटल में भी लिख सकता है। ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरा जो इनपुट आया है वो ऑल कैपिटल रहे। उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, नेम डॉट टू अपर केस, हो गया। तो अगर आपने नेम इनपुट किया है स्मॉल में तो वो कैपिटल में आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, मैं स्मॉल में करता हूँ, आई प्लीज एंटर योर नंबर, ओके, प्लीज एंटर योर नेम, मैंने स्मॉल में किया, अब देखते क्या आएगा, इसने कन्वर्ट कर दिया कैपिटल में। समझा? तो जो वेबसाइट वगैरह होती है या गवर्नमेंट की मोस्टली वेबसाइट मैंने देखा इसके अंदर, जब हम नेम कैसा भी इनपुट करें, सारे कैपिटल करें सारे स्मॉल करें कुछ भी रहे, वो इंटरनली कन्वर्ट कर देगा कैसे, कैपिटल में, है ना। इसीलिए जब भी हम उसे फिल करते हैं फॉर्म में ना, तो हमेशा कैपिटल में लिखा हुआ आता है, यही रीज़न होता है। तो ये रियल टाइम एग्जांपल है कि ये अपर केस लोअर केस या फिर जो हमने सेकंड अभी पढ़ा है ट्रिम वाला, ये कैसे करें। ठीक है, तो ट्रिम की भी एग्जांपल दे ही देता हूँ। कहाँ गया, टेक यूजर इनपुट, ये नंबर, नंबर भी नहीं, लाइन में लेते हैं। ठीक है, डॉट ट्रिम, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बता सकते हैं?
नहीं 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 नहीं, और दूसरा बोल सकते हैं ना। नहीं 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 नहीं, वो नहीं उतनी दूर मत जाओ अभी। देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये वेरिएबल से हमने टू अपर केस को बुलाया, देन मैं ट्रिम मेथड को बुलाया, ये मेथड चेनिंग बताया, जो ऑलरेडी बताया हूँ मैंने मेथड चेनिंग के बारे में, या नहीं बताया? जब एक मेथड से दूसरा मेथड नहीं बताया क्या मैंने? ओके ओके, शायद नहीं बताया होगा। तो देखो हम एक मेथड से ना दूसरा मेथड बुला सकते हैं विद सिमिलर क्लास। देखो नेम जो है वो रेफरेंस वेरिएबल है किस क्लास का? स्ट्रिंग क्लास का। तो एक ही क्लास के अंदर अगर मल्टीपल मेथड है तो हम एक दूसरे मेथड को बुला सकते हैं। तो एक मेथड से जब दूसरा मेथड कॉल होता है हम उसे बोलते हैं क्या? मेथड चेनिंग। ठीक है, ये ऑटोमेशन में आएगा, इसे हम बोलते हैं मेथड चेनिंग। तो ये क्या करेगा, नेम से पहले टू अपर केस को बुलाया, ये क्या करेगा सारे को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। उस कन्वर्टेड वर्ड को ये क्या करेगा, ट्रिम कर देगा अगर उसमें स्पेसेस है तो, है ना, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ऐसे हम मल्टीपल मेथड बुला सकते हैं। सबसे पहले नंबर चाहिए, नंबर दे दो। मैं क्या करता हूँ, नेम में स्पेस देता हूँ। ठीक है, दोनों जगह मैंने स्पेस दिया। देखो इसने स्पेस भी नहीं लिया यहाँ पे, ये जो स्पेस आ रही है तो हमारा एसओपी की है, बट यहाँ पे देखो कैपिटल भी किया उसने। इसके लास्ट में देखो यहाँ स्पेस है, एक भी स्पेस नहीं है। करेक्ट। तो हम इसे क्या कर रहे हैं, जो ये वाला मेथड है अपना ट्रिम वाला, और दूसरा मेथड है कहाँ गया, टू लोअर केस या टू अपर केस। ये यूज़र इनपुट जब लेते हैं ना तब हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली होता है यूज़र जब इनपुट करता है तो गलती से स्पेस भी डाल सकते हैं, नहीं डालना था उस स्पेस, वो गलती से स्पेस डाल दिया। हम क्या करेंगे, जो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस है उनको रिमूव कर देंगे। बीच के स्पेस रिमूव नहीं करना है, लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस को ही रिमूव करना है। तो ऐसे टाइम पे हम ये यूज़ कर सकते हैं फिर। ठीक है, ये सब रियल टाइम एग्जांपल्स होती है इसकी। कोई क्वेश्चन इस पे? हम्म। मैं ईमेल को शायद वो तो स्मॉल में कर देता है ना सारा। अच्छा होता है क्या? हाँ वहाँ पे भी होगा, फिर जहाँ पे भी लगा वहाँ पे। ठीक है, तो ट्रिम बस याद रखना ये क्या करता है, लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेस को ही रिमूव करता है, बीच की स्पेस नहीं। अगर आप सोचोगे बीच की भी स्पेस होगी, वो नहीं होती, उसके लिए अलग चीज़ आती है ना। यहाँ पे नहीं होता ये चीज़। इतना क्लियर है अभी? चले आगे। ओके, नेक्स्ट में। बिल्कुल कर सकते हो, जैसे ट्रिम है, ट्रिम डॉट अगर मैं करता हूँ, देखो और भी मेथड आ रहे हैं। एक ही है ना, एक ही क्लास है ना दोनों की, तो एक ही क्लास के मेथड को बुला सकते हो, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली हम बुला किससे रहे, S3 से ही बुला रहे हैं ना, मतलब S3 जो रेफरेंस वेरिएबल उससे बुला रहे हैं, बुला सकते हो। ऐसे जो नॉर्मल हमने यहाँ पे मेथड वगैरह बनाया था, ये मेथड रियूजेबिलिटी है ना, अगर इसके अंदर देखोगे, देखो ME से मैंने एक मेथड बुलाया, अब इसके के अंदर डॉट लगाता हूँ मैं, उसके अंदर क्यों नहीं आ रहा मेथड XYZ, इसके अंदर देखते हैं इसने काम क्यों नहीं कर रहा यार, ये लिस्ट भी ओपन नहीं कर रहा, पता नहीं क्या इशू है। ठीक है छोड़ो उसको, कहाँ थे हम? हाँ, जैसे यहाँ पे ट्रिम के अंदर देख लिया, और यहाँ देखते इज एम्प्टी, इसके आगे लगाते हैं डॉट। ये अचानक से गायब क्यों होगा सारी चीज़ें? अच्छा यहाँ पे आ रहा है, ओके ठीक है। तो कुछ मेथड जो है शायद ना वो सपोर्ट नहीं करते, जैसे ये इज एम्प्टी। हाँ इज एम्प्टी को बुला लिया, तो इज एम्प्टी के बाद, हाँ इज एम्प्टी के बाद ये सपोर्ट नहीं कर रहा। जो ट्रिम है, ट्रिम के बाद हम बुला सकते हैं। और कैरेट को भी देख लेते हैं, ये कैरेट, ये कैरेट के आगे भी नहीं आता, मतलब हर मेथड में नहीं कॉल कर सकते उसको, कुछ में कर सकते कुछ में नहीं कर सकते। ठीक है, चले आगे। और कोई क्वेश्चन है? चले आगे। नेक्स्ट मेथड। ओके, इसको वापस से नीचे ले लेते हैं, बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है। इसको कर देते हैं S5। अभी तक हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी निकाल लिया, हमने चेक भी कर लिया सारी चीज़ें कि स्टार्ट किससे हो रहा है, एंड किससे हो रहा है।
हमने ये भी चेक कर लिया कि इस सेंटेंस में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या पर्टिकुलर वर्ड है या नहीं, मतलब कंटेंट से हमने इसको चेक कर लिया। अब मैं चाहता हूँ मेरे सेंटेंस में डिस्काउंट है या नहीं, ये अगर चेक करना है तो मैं कंटेंट्स यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन मैं कंटेंट्स यूज़ करता हूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिलता है, बूलियन, ट्रू या फिर फॉल्स, यही आता है ना कंटेंट्स में, है ना। मैं चाहता हूँ मैं चेक करूँ डिस्काउंट अवेलेबल है या नहीं इसके अंदर, और साथ में उसको प्रिंट भी कर दे। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ, डिस्काउंट यहाँ पे है या नहीं और उसे प्रिंट भी कर दे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम कंटेस्ट लगा सकते हैं क्योंकि वो ट्रू या फॉल्स दे देता है। बट एक मेथड ऐसा है, अगर मैं चाहता हूँ तो इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ निकाल के। अभी तक हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर तो प्रिंट किया, लेकिन एक पर्टिकुलर वर्ड को प्रिंट नहीं किया, कहीं भी प्रिंट नहीं किया ऐसा। ठीक है, मैं चाहता हूँ अभी डिस्काउंट को प्रिंट करें, उसका मेथड आता है सब स्ट्रिंग, s5 डॉट सब स्ट्रिंग। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली दो मेथड है, s5 डॉट सब स्ट्रिंग। देखो दो मेथड दिख रहे हैं, सब स्ट्रिंग 1 सब स्ट्रिंग 2, मतलब 1 2 नहीं है, बस बता रहा हूँ। तो दोनों का रीज़न बताता हूँ क्या होता है। सब स्ट्रिंग, इसके अंदर कौन सा आर्गुमेंट चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो बता सकते हैं या किस टाइप का आर्गुमेंट चाहिए उसे। कैरेक्टर नहीं, देखो लिखा हुआ है वहाँ पे, उसके ऊपर ही लिखा है इंट, दिख रहा है, जूम करके देखो थोड़ा सा, लिखा है इंट। हाँ ठीक है, इंट बिगिन इंडेक्स, मतलब यहाँ पे हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कैरेट में इंडेक्स दे देते हैं वैसे यहाँ पे भी इंडेक्स दे सकते हैं। तो अगर मैंने इंडेक्स दिया 0, ये क्या करेगा, 0 इंडेक्स से जो भी वैल्यू स्टार्ट होगी वो प्रिंट करके दे देगा। कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता, जितना बड़ा सेंटेंस है वो पूरा ला के दे देगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या था, बिगिन इंडेक्स। ठीक है, फिर से करके बताता हूँ क्या लिखा हुआ था, इंट बिगिन इंडेक्स, आगे देखो क्या लिखा हुआ, सब स्ट्रिंग ऑफ द स्ट्रिंग, द सब स्ट्रिंग बिगिन विद द कैरेक्टर इंडेक्स एंड एक्सटेंड टू द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। जो भी कैरेक्टर आप दे रहे हो, सॉरी जो भी इंडेक्स आप दे रहे हो, वो वहां से प्रिंट करना चालू करेगा और कहाँ तक जाएगा, एंड ऑफ स्ट्रिंग तक जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो सेंटेंस है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से एंड हो रहा है। अगर मैंने इसे दे दिया 0, 0 नहीं देते, कुछ और देते, 5 देते। ठीक है, इंडेक्स नंबर 5, तो हमारे पास इंडेक्स नंबर 5 क्या है, 0 1 2 3 4, कहाँ, 0 1 2 3 4 5, यू आ रहा है, यू। तो इंडेक्स नंबर 5 पे मेरा है यू, और ये क्या करेगा, एंड ऑफ स्ट्रिंग तक प्रिंट कर देगा। तो ये प्रिंट करेगा पूरा यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये क्या करेगा, इंडेक्स नंबर 5 से स्टार्ट करेगा और आखिरी तक जितना भी है वो सारा प्रिंट करके दे देगा, सब स्ट्रिंग। ठीक है, यू से स्टार्ट हुआ, 125 रुपीज़ तक गया, समझ गया। बट मैं चाहता हूँ सिर्फ डिस्काउंट ही प्रिंट करें, उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए ये वाला मेथड यूज़ नहीं हो सकता, उसके लिए दूसरा वाला मेथड होगा जो कि सेकेंड सब स्ट्रिंग था, s5 डॉट सब स्ट्रिंग, दूसरा वाला मेथड हम सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा वाला मेथड में क्या बोलता है, देखो फर्स्ट दो यहाँ पे दो आर्गुमेंट है ना, इस मेथड के अंदर दो आर्गुमेंट है। पहला आर्गुमेंट है वो भी इंट है, दूसरा है वो भी इंट है, लेकिन क्या लिखा हुआ वहाँ पे, बिगिन इंडेक्स दो उसको और एंड वाला इंडेक्स दो। ठीक है, तो बिगिन अगर मैं करता हूँ 0 से, ठीक है, 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से 0 से 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे हम दे देंगे 7 इंडेक्स, करेक्ट। तो ये 0 इंडेक्स से लेके 7 इंडेक्स तक जाएगा और जो भी वैल्यू से मिलेगी वो प्रिंट करके दे देगा। मतलब हम चाहते थे कि डिस्काउंट को वो प्रिंट करे, तो डिस्काउंट कैसे प्रिंट कर देगा, लेकिन एक कैच है इसमें, ये कैच की बात कर रहा हूँ, इसने टी नहीं दिया, है ना। तो बेसिकली यहाँ पे जो पहला आर्गुमेंट होता है ये लेता है इंडेक्स, ये वाला सेकंड इंडेक्स लेता है कैरेक्टर की पोजीशन। पहला क्या लेता है, उसका इंडेक्स, और दूसरा क्या लेता है, कैरेक्टर की पोजीशन। मतलब जहाँ से मुझे प्रिंट करवाना है उसका इंडेक्स वैल्यू ले लो, जहाँ तक मुझे प्रिंट करवाना है उसका पोजीशन वैल्यू लो। पोजीशन वैल्यू मैंने बताया था,
यहाँ पे अगर देखोगे ये सारे इंडेक्स के फॉर्म में स्टार्ट है, लेकिन इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी? डी की पोजीशन क्या है? फर्स्ट। आई की पोजीशन क्या है? सेकंड। समझ रहे हैं? और टी की पोजीशन ऐसी क्या हो जाएगी? टी की पोजीशन एट पोजीशन। यहाँ अगर देखोगे जो मैंने जीरो लिया था, जीरो, तो जीरो क्या है? इंडेक्स। तो जीरो इंडेक्स पे क्या है मेरा? डी। उसने डी से प्रिंट करना स्टार्ट किया। कहाँ तक प्रिंट कर रहा है वो? सेवंथ पोजीशन वैल्यू। तो सेवन पोजीशन वैल्यू क्या है मेरी? एन। है ना? सेवन पे एन है, तो ये एन तक रुक जाएगा। इसको ऐसे करते हैं, ठीक से चलता नहीं है। फोर, हाँ ऐसा बोल सकते हो, सिक्स, सेवन, एट। ठीक है, तो जो इंडेक्स है वो स्टार्ट हुआ है जीरो टू सेवन, लेकिन इनकी पोजीशन क्या बनेगी? वन टू एट। मतलब सिंपल कैरेक्टर पोजीशन, पहले पे डी है तो उसका पहला कैरेक्टर, पहला पोजीशन। ठीक है, तो पहला जो आर्गुमेंट है वो लेगा स्टार्टिंग इंडेक्स, लेकिन जो दूसरा सेवन है ये इंडेक्स नहीं लेता, ये क्या लेता है? कैरेक्टर की पोजीशन। तो यहाँ अगर मैं एट दूंगा तब वो जाएगा यहाँ पे टी के पास। सेवन दिया था तो वो गया था एन तक। ठीक है, अब रन करते हैं। आया डिस्काउंट। ठीक है, तो उसको सेवन के साथ भी प्रिंट कर ही देता हूँ। क्लियर है? पहला जो आर्गुमेंट रहेगा वो क्या रहेगा? इंडेक्स। फर्स्ट और क्या रहेगा? इंडेक्स, बिगिन इंडेक्स। ठीक है, और जो सेकेंड आर्ग है वो क्या रहेगा? पोजीशन ऑफ कैरेक्टर, ये कैरेक्टर पोजीशन। डन। कोई क्वेश्चन इस पे? कैसे आ रहा है ये चीज़? कॉन्सेप्ट ये था मुझे, पोजीशन मतलब ये पहला वाला, देखो देखो, जो कैरेक्टर होता है वो इंडेक्स के फॉर्म में स्टोर होता है। अब ये जावा में क्यों ऐसा बना है वो तो उनसे पूछना पड़ेगा, है ना? यहाँ बेसिकली दोनों जगह इंडेक्स ले सकते थे, कोई इशू था क्या? यहाँ पे ले सकते थे ना। अगर यहाँ पे इसका भी देखोगे, होवर करोगे तो देखो यहाँ लिखा भी है बिगिन इंडेक्स और एंड इंडेक्स, लिखा है इंडेक्स। तुमको इंडेक्स ही लेना चाहिए था अभी भी, बट हम इंडेक्स लेते तो क्या होता है? एक कम जाता है वो। करेक्ट, तो वो पोजीशन लेता है बेसिकली। ठीक है, या फिर ऐसा बोल सकते हो इंडेक्स माइनस वन, इंडेक्स प्लस वन, है ना? जो यहाँ पे टी था, टी का इंडेक्स क्या बनेगा मेरा? सेवन। तो इंडेक्स प्लस वन करूँगा तो कितना होगा? एट होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एट लिखा। तो इतना बोलने से अच्छा कंफ्यूजन होगा, सीधा सीधा क्या बोलो, पहला इंडेक्स लो दूसरा पोजीशन लो। ठीक है, क्या अभी भी डाउट है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है, ये अभी मैं इंटरव्यूज में ना ये पूछ रहा हूँ, मेरे पास ये सेम सेंटेंस पूछता हूँ मैं, डिस्काउंट अप्लाइड फॉर 125 रुपीज़। मैं चाहता हूँ 125 रुपीज़ मुझे प्रिंट करके दो। ठीक है, लोग कर ही नहीं पा रहे। अब मुझे बताओ 125 प्रिंट करना है तो कैसे करें? बेसिकली मेरा क्वेश्चन क्या रहता है, जब हम वेबसाइट में डिस्काउंट लगाते हैं तो डिस्काउंट लगाते हैं तो एक मैसेज आता है, डिस्काउंट अप्लाइड फॉर दिस दिस रुपीज़। करेक्ट? कभी ऐसा देखियो डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद ज़ीरो आया है, यहाँ पे ऐसे ज़ीरो, मतलब ₹0 का डिस्काउंट लगा है, ये तो नहीं होता ना। मतलब कुछ ना कुछ रुपीज़ आना चाहिए, ₹5 ₹10 कुछ तो भी आना चाहिए। बेसिकली मेरे पास समझो यहाँ पे 25 रुपीज़ लगा है, डिस्काउंट लगा है। मैं ऑटोमेशन से ये टेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ पे जो वैल्यू रखी हुई है ये वैल्यू ज़ीरो तो नहीं है ना? ये वैल्यू ज़ीरो तो नहीं है, इसके लिए कैसे चेक करें? और दूसरी चीज़ ये बोलता हूँ मैं, ये पूरा का पूरा सेंटेंस फिक्स्ड है, ये हमेशा फिक्स रहेगा। वैल्यू कहाँ चेंज होगी? सिर्फ ये वाली। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या कर सकते हैं अभी के लिए?
मैं चेक करना चाहता हूँ 25 जो है वो ज़ीरो ना हो। सबसे पहले तो सब स्ट्रिंग लगाएंगे उसको निकालने के लिए वहां से, ठीक है, तो वो लगा लेते हैं। कंटेन्स कैसे करोगे? 25 आज है, कल 25 चेंज, मैंने बोला ना 25 चेंज होते रहते हैं। तो अगर ये किया तो 10 रुपीज़ का, ये तो फेल हो जाएगा, समझे? तो पहले सबसे पहले निकालो उसको बाहर, S5 सब स्ट्रिंग। अब 25 निकालना है, कैसे निकालो? बोलो, क्या निकालूं? अच्छा, इंडेक्स काउंट कर रहे क्या? चलो अभी मैनुअली काम करते हैं। 20, इंडेक्स 20 है क्या? देन 20 के बाद पोजीशन क्या लूँ? 22 पोजीशन किसका लिए हो? नहीं नहीं, 22 जो लिए हो वो किसका पोजीशन लिए हो ये बताओ। 5 का है, और जो 20 है वो किसका इंडेक्स है? 2 का। इन फ्यूचर आपका ऐसा बन गया 125, तब तो आपका इंडेक्स फेल हो जाएगा। क्या कर सकते हो बताओ फिर? 20 जो इंडेक्स है अभी 1 का है, करेक्ट, लेकिन मुझे 5 का लेना है, तो इंडेक्स उसका ना लेते हुए इसका नहीं ले सकते? आर का कितना आएगा? इसका है 20, नहीं इसका कितना आएगा पोजीशन? 21 है ना, 21, 22, 23, 24, 24 -1 कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? 23 पोजीशन पे अब क्या है? 5 है, ठीक है। ये सेंटेंस अगर मैं कभी भी कितनी भी वैल्यू लूँ, अगर मैं यहाँ पे चलो 37 ले लेता हूँ, मतलब 2 डिजिट, तब भी ये काम करेगा? नहीं करेगा। आर एस की वैल्यू फिर चेंज होगी, है ना, आर एस की वैल्यू भी चेंज होगी, तो इसके लिए हम ये हार्ड कोडेड तो पहली बात नहीं ले सकते। फिलहाल के लिए अभी सिर्फ अपन फर्स्ट टाइम अपने को इंटरव्यू में आंसर देना है तो ऐसा बना के दे सकते हैं, ठीक है। इसको रन करते हैं। वैल्यू आया, स्पेस से काउंट किया है वे, इसको 21 में। अब अब आया 125। 24 किसका लिया तुमने, गलत काउंट किया क्या? देख लेना जो भी। हाँ, तो 25, ये 24 जो पोजीशन किसकी है? 5 की है, आर एस की? 5 की है, तो यहाँ पे अगर आर की लेना है तो 25 -1 ऐसा लेना पड़ेगा, जब वो 24 देगा। आ गया 125। ओके, अब ये आने के बाद एक काम करते हैं, उसको पहले तो एक वेरिएबल में स्टोर करना है। एक वेरिएबल में स्टोर कर दोगे स्ट्रिंग वैल्यू, डन। अब मुझे कंपेयर करना है ये जो वैल्यू लेके आया है वो ज़ीरो है या नहीं, उसके लिए क्या करोगे? बताओ, ज़ीरो है या नहीं ये चेक करना है। कौन सा लॉजिक लगा है? सब मैं बता दूँ। बोलो ना, डॉट इक्वल्स टू या इक्वल टू? वैल्यू स्ट्रिंग है, ये इंट है, दो अलग वैल्यू को कैसे कंपेयर कर रहे हो? समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? वैल्यू के अंदर एक स्ट्रिंग वैल्यू आई है और आप उसको कंपेयर कर रहे हो ज़ीरो से, तो कैसे होगा? उसके लिए ऐसे करना पड़ेगा, है ना। अगर वैल्यू इक्वल है ज़ीरो के तो यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करे, ज़ीरो डिस्काउंट, है ना। एल्स क्या करे? वैल्यू प्लस
डिस्काउंट, है ना। अगर वो 0 के इक्वल है तो 0 को करेगा, वरना 125 डिस्काउंट ऐसे करेगा। आया 125 डिस्काउंट। अब इसे प्रूव करना है 0 के साथ। इसका उल्टा क्या कर सकते हैं, ये तो हमेशा क्या दे रहा है, ट्रू देगा या फॉल्स देगा, अभी अभी फॉल्स देगा। इसको ट्रू करना है, अभी ट्रू दे रहा है कि फॉल्स, फॉल्स है ना, इसको ट्रू करना है तो क्या करें, नॉट इक्वल टू, मतलब कैसे लगाएं, नॉट सिंबल, है ना, सिंपल, नॉट इक्वल टू कर देगा। तो अब आना चाहिए 0 डिस्काउंट, आ गया 0 डिस्काउंट। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन था उसका। मुझे बस चेक करना है ये जो 125 है ये 0 है या नहीं। तो बेसिकली सब स्ट्रिंग हम यूज़ करते हैं, सब स्ट्रिंग से उसको निकालने के लिए वहाँ से, है ना। और ये इंडेक्सिंग अभी हार्ड कोडेड दे रहे हैं, ये हार्ड कोडेड को कैसे यूज़ करना है, हटाना है, उसके लिए हम दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं, ये लेंथ वगैरह। करेक्ट, इसका ही बता दूंगा मैं कैसे करते हैं। अभी ठीक है इतना, एक मेथड बचा हुआ है जो कि ज़्यादा यूज़ होता है, उसको कल ले लेंगे।